Hi everyone, welcome and namaste. The next chapter that we start with is the male genital tract. अभी जो आपने पढ़ा है that is the female genital tract and लगभग सभी कुछ उसमें से copy paste करके हम male genital tract पढ़ेंगे. ये स्टार्ट करने से पहले let us pick up a question which has come in the previous year papers where a surgeon has done a testicular cancer का सर्जरी. अब अगर आप एक ऐसे वार्ड में या ओटी में काम कर रहे हो जहाँ पे टेस्टिकुलर कैंसर की सर्जरी हुई है तो सर्जन वो कैंसर निकाल के इंटर्न को बोलेगा कि इसे पैथोलॉजी लैब भेज दो. तो आप कौन से फ्लूइड में डाल के उस कैंसर को पैथोलॉजी लैब तक पहुंचाओगे? आंसर इज 10% फॉर्मेलिन. तो हमेशा याद करना कि सर्जरी में टेस्टिकुलर बायोप्सीज दो रीजंस की वजह से करी जाती हैं. एक तो या तो पेशेंट को इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट थी तो आप टेस्टिकुलर बायोप्सी से ये जानना चाहते हो कि उस पेशेंट में स्पर्म, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोगोनिया ये सब बन रहा है या नहीं. दूसरी दिक्कत हो सकती है कि पेशेंट को टेस्टिकुलर कैंसर रहा हो. तो अगर इनफर्टिलिटी के लिए बायोप्सी की गई है तो आप कौन से सोल्यूशन में डाल के पैथोलॉजी में भेजोगे? बोइन्स फिक्सेटिव. बोइन्स फिक्सेटिव एक ऐसा फिक्सेटिव है जिसके अंदर पिक्रिक एसिड होता है. तो पिक्रिक एसिड ध्यान रखेगा कि आप जो देखना चाहते हो वो खराब ना हो, वो डैमेज ना हो. जैसे कि आप स्पर्म देखना चाहते हो, स्पर्मेटोसाइट देखना चाहते हो, क्योंकि इनफर्टिलिटी के केस में आप इन्हीं चीजों को देख के डायग्नोसिस बनाओगे. तो इनफर्टिलिटी के लिए बायोप्सी की जाती तो इस सोल्यूशन में डाला जाता. आंसर होता है. बट अगर कैंसर के लिए पूरा ट्यूमर निकाला गया है तो फिर आप उसे फॉर्मेलिन में डालोगे, क्योंकि आप हर कैंसर को, चाहे वो ब्रेन से लेके एंडोमेट्रियम तक कोई भी कैंसर हो, आप हर चीज को 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन में ही डाल के भेजते हो. तो कैंसर के केस में आपका आंसर हो जाएगा 10% फॉर्मेलिन. ये पढ़ने के बाद नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिजीजेस. पहली डिजीज है क्रिप्टोर्किडिज्म, जिसका मतलब सबको पता है कि टेस्टिस डिसेंड होकर स्क्रोटल सैक तक नहीं पहुंचा. तो वो कहीं बीच में अरेस्ट हो गया, कहीं बीच में अटक गया. उसे नीचे तक आना था स्क्रोटम तक, पर वो नहीं आ पाया. तो वो कहां पर सबसे कॉमनली अटक जाता है? विच इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अरेस्ट? इट इज द इंग्वाइनल कनाल. तो एज अ सर्जन, एज अ पीडियाट्रिशियन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 18 महीने के बच्चे के होने से पहले वो जो इंग्वाइनल कनाल में टेस्टिकुलर टिश्यू फंसा है आप उसे पुल डाउन करके स्क्रोटम तक ले आओ. तो मतलब जो ट्रीटमेंट करनी है दैट इज गोइंग टू बी ऑर्कियोपेक्सी, और वो ज्यादातर 18 से 24 महीने मतलब 2 साल, 1.5 से 2 साल की उम्र से पहले कर दिया जाता है. क्योंकि इस मरीज में अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो देयर आर चांसेस ऑफ 2 थिंग्स, और वो 2 चीजें हैं. एक तो अगर टेस्टिकुलर टिश्यू स्क्रोटल सैक में नहीं आएगा तो इनफर्टिलिटी के केसेस के चांसेस हैं. दूसरा, इस मरीज में लाइफ लॉन्ग कैंसर का चांस भी होता है, और ये चाहे आप ऑर्कियोपेक्सी करो या ना करो, ये कैंसर का रिस्क रहेगा. मतलब ऑर्कियोपेक्सी करने के बाद भी मरीज में कैंसर का रिस्क है. ज्यादातर सेमिनोमा देखा जाता है. अच्छा, अगर तो आपने डिसेंट करके इसे ट्रीट कर दिया, वेरी गुड. बट अगर आपने इस टिश्यू को निकाल दिया, इंग्वाइनल कनाल में से अगर आपने टेस्टिस निकाल के माइक्रोस्कोपिकली देखने की कोशिश करी तो कॉमन सेंस की बात ये कहती है कि इंग्वाइनल कनाल में अगर टेस्टिस बैठा हुआ था तो फिर वहां पर कोई स्पर्म फॉर्मेशन तो नहीं हुआ होगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो नहीं दिखने वाला. साथ में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आसपास की अगर आप लेयर देखो, ये पिंक कलर की, तो ये काफी मोटी दिखाई दे रही है. दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकन दिखेगी. अंदर कोई भी वो स्पर्म वाले सेल्स चांसेस हैं कि नहीं दिखेंगे, क्योंकि स्क्रोटम में ही हो पाता. ये तो स्क्रोटम में आया ही नहीं था तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं दिखेगा. बदले में जो सेल्स बढ़े हुए दिखेंगे वो आसपास के सेल्स होंगे जो होते हैं लेडिग सेल्स, दैट इज लेडिग सेल हाइपरप्लेजिया. अभी हमने पढ़ा कि चाहे आप ऑर्कियोपेक्सी करो या ना भी करो, कैंसर का रिस्क तो पूरी जिंदगी इस मरीज में रहेगा ही रहेगा. तो अगला जो टॉपिक आता है वो है टेस्टिकुलर कैंसर्स के कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं फॉर टेस्टिकुलर कैंसर. सबसे पहला हो गया क्रिप्टोर्किडिज्म, जो हम पढ़ चुके हैं. उसके अलावा एक क्रोमोसोमल सिंड्रोम है जो हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि देयर इज अ रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर, दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. सर्जरी में आपसे पूछा जाता है कौन से आइसोक्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी के साथ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं, तो दैट इज आइसोक्रोमोसोम 12p. हमेशा जैसे लाइक फॉर एन एग्जाम्पल ओरल कैविटी कैंसर ले लो या सर्वाइकल कैंसर ले लो, कैंसर से पहले एक प्री कैंसरस स्टेज हमेशा होती है. सिमिलरली टेस्टिकुलर कैंसर से पहले एक प्री कैंसरस स्टेज हमेशा होगी, और आजकल उसका नाम रखा गया है GCNIS. GCNIS का फुल फॉर्म जर्म सेल नियोप्लेजिया इन सिटू. इन सिटू शब्द का मतलब हमेशा प्री कैंसर होता है. मतलब कोई भी टाइप का टेस्टिकुलर कैंसर होगा तो उससे कुछ समय पहले एक प्री कैंसरस लीजन जरूर रहेगा जिसका नाम है GCNIS. ऑल टेस्टिकुलर कैंसर्स अराइज फ्रॉम GCNIS, बट एग्जामिनर आपसे वो एक्सेप्शन पूछेगा कि कौन से ऐसे 2 ट्यूमर्स है जिनसे पहले GCNIS नहीं होता. उनका आंसर है टेरेटोमा एंड स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा. इनके रीजंस अलग हैं,
जो हम बाद में पढ़ेंगे, ये GCNIS से नहीं होते, ये किन्हीं और रीजंस की वजह से होते हैं। सो इतना पढ़ने के बाद पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। लगभग आप पूरी क्लासिफिकेशन जानते हो क्योंकि आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव कम टू दिस चैप्टर आफ्टर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो पहले होते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स और दूसरे होते हैं नॉन जर्म सेल ट्यूमर्स। जर्म सेल ट्यूमर्स में वन कैटेगरी सेमिनोमा वाले, जितने सुनने वाले नाम है वो एक तरफ डालो, सेमिनोमेटस। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें पहला जो ट्यूमर होगा वो तो सबने सुना ही हुआ है, सेमिनोमा। एंड दूसरा है स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा। सेमिनोमा के बारे में यू नो एवरीथिंग क्योंकि आपने ओवरी में एक ट्यूमर पढ़ा है डिसजर्मिनोमा। तो क्या पढ़ा था याद है? डिसजर्मिनोमा कट पोटैटो अपीयरेंस दिखाता है तो सेमिनोमा भी दिखाता है। डिसजर्मिनोमा में फ्राइड एग अपीयरेंस होती है तो सेमिनोमा में भी होती है। डिसजर्मिनोमा के ट्यूमर मार्कर्स क्या थे? LDH एंड प्लैप। सेमिनोमा में भी यही ट्यूमर मार्कर्स है, LDH एंड प्लैप। साथ में जो रीसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सेमिनोमा कभी कभी HCG पॉजिटिव भी हो सकता है? यस। सो प्लीज नोट, LDH पक्का पॉजिटिव, प्लैप पक्का पॉजिटिव, HCG कभी कभी पॉजिटिव। एंड जो अगला क्वेश्चन आता है वो क्या चीज है जो कभी भी पॉजिटिव नहीं पाई जाएगी? दैट इज अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन कभी भी सेमिनोमा में नहीं पॉजिटिव हो सकता। वेरी रिसेंट एम्स एग्जाम क्वेश्चन। सेमिनोमा पढ़ने के बाद जो दूसरा है वो है स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा। जितना लंबा और बड़ा इसका नाम है उतने ही बड़ी एज में ये पाया जाता है। तो स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा की जो एज होती है वो यूजुअली अबव 65 ईयर्स की एज में ये दिखने को मिलता है। साथ में अभी हमने पढ़ा था कि स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा वो एक्सेप्शन है जिससे पहले GCNIS नहीं हुआ होगा। तो फिर ये आया कहाँ से? अगर ये GCNIS से नहीं आया तो स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा आया क्योंकि क्रोमोसोम 9 में प्रॉब्लम हुआ है। देयर इज अ गेन ऑफ क्रोमोसोम 9। सुनने में ये काफी बड़ा सा डरावना सा नाम है पर ये एक्चुअल में नहीं है। पेशेंट के लिए इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है क्योंकि ये स्प्रेड ही नहीं करता, टेस्टिस के बाहर नहीं स्प्रेड करता, तो इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो एक्सीलेंट है। माइक्रोस्कोपिकली इसमें 3 टाइप के सेल मिलते हैं। एंड सेल्स याद करने का जो चीज जिससे आप याद करोगे वो बहुत ही सिंपल है। 3 टाइप के सेल्स मतलब 3 अलग साइजेस है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सेल्स? स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो अगर हम ड्रॉ करें, एक छोटे टाइप के सेल्स दिखेंगे, एक मीडियम साइज के सेल्स दिखेंगे, और जो लार्ज वाले सेल्स होंगे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे। तो अगर ऐसे डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज 3 प्रकार के सेल्स मिल रहे हैं तो आंसर हो गया स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा। तो सेमिनोमा वाली सारी वेराइटीज खत्म, सेमिनोमेटस ट्यूमर्स खत्म। दूसरे आते हैं नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर्स जो ऑलरेडी आप पूरे पढ़ चुके हो ओवरी में भी। कोरियोकार्सिनोमा कौन सा ट्यूमर माँ का? बीटा HCG। योक सैक ट्यूमर कौन सा ट्यूमर माँ का? अल्फा फीटोप्रोटीन। देयर इज अनदर वन कॉल्ड एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा एंड लास्ट वन टेराटोमा जिसमें वो हेयर, स्किन और ये सब देखने को मिलता है। तो ये सब जैसा जैसा ओवरी में पड़ा कॉपी पेस्ट। जर्म सेल ट्यूमर्स खत्म। नॉन जर्म सेल ट्यूमर्स में आते हैं सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स, अगेन विच यू हैव स्टडीड। सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स में एक हो गया सर्टोली सेल ट्यूमर, एक हो गया लेडिक सेल ट्यूमर। इफ यू रिमेंबर, लेडिक सेल ट्यूमर में आपको एक क्रिस्टलॉइड्स दिखते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द रेंकीज क्रिस्टलॉइड्स। तो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स ऑल्सो डन। कुछ एक्स्ट्रा है जो दिख सकता है, अदर्स। कोई मिसलेनियस ट्यूमर है टेस्टिस में? यस, दैट इज लिम्फोमा। एंड टेस्टिकुलर लिम्फोमा पे PYQ आया है जिसे आप याद करोगे विद द निमोनिक BBB। सो व्हाट इज BBB? सबसे पहले कौन सी एज में देखा जाता है? ये काफी ओल्ड एज में देखा जाता है। तो सिर्फ निमोनिक के लिए हमें ये वर्ड का यूज करना पड़ेगा, दैट इज बूढ़ा पेशेंट होगा। पेशेंट आपके पास जब आएगा तो वो 60-65 की एज से ऊपर का पेशेंट होगा, तो बूढ़ा पेशेंट होगा। दूसरा जो उसमें टेस्टिकुलर लीजन या कैंसर होगा वो दोनों टेस्टिस में पाया जाएगा। टेस्टिकुलर लिम्फोमा बायलैटरल होता है। कौन से टाइप का लिम्फोमा होगा? B लिम्फोमा या T लिम्फोमा? तो B से मुझे समझ आएगी, अच्छा ये DL BCL, ये B टाइप का लिम्फोमा है। एंड प्रोग्नोस्टिकली ये बहुत बुरा माना जाता है, तो बैड प्रोग्नोसिस। बूढ़ा पेशेंट होंगे, साथ में बायलैटरल टेस्टिस इन्वॉल्वमेंट, B सेल का लिम्फोमा, बैड प्रोग्नोसिस। ये क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग टेस्टिकुलर लिम्फोमा। सो all of your testicular tumors are done. Simple. But एक क्वेश्चन है जो expected potential question है for INI-CET, and that is what is this tigroid background that I have drawn. So let me just tell you, पहले तो मुझे बताओ क्या testicular tumors में FNAC करी जाती है? कभी भी नहीं। testicular tumors में जो FNAC होती है वो contraindicated होती है। क्यों? बिकॉज अगर एक कैंसर है पेशेंट को और अगर आप उसमें एक नीडल डाल रहे हो तो आप एक रास्ता बना रहे हो, आप एक होल बना रहे हो, एक रास्ता बना रहे हो जिसमें से बाद में कैंसर सेल स्प्रेड होकर बाकी की बॉडी में फैल सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर
करना चाहते तो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में एफएनएसी नहीं करी जाती। फिर ये एफएनएसी पे क्वेश्चन क्यों पूछा गया जब करी ही नहीं जाती? क्योंकि ऐसा मान लो कि अगर एक मरीज आपके पास आया जिसके टेस्टिस में एक ट्यूमर है, आप एफएनएसी नहीं कर रहे, बट साथ में उसका इंग्वाइनल लिम्फ नोड भी इनलार्ज्ड है, तो आप टेस्टिस में एफएनएसी नहीं कर सकते मान लिया, पर आप इंग्वाइनल लिम्फ नोड में तो एफएनएसी कर सकते हो। आपने इंग्वाइनल लिम्फ नोड में एफएनएसी करी और इस प्रकार की आपको एक फोटो दिखाई दी माइक्रोस्कोप के अंदर, जिसमें ये बहुत सारे सेल्स थे जो आपको ये तो बता रहे हैं कि कुछ तो है गड़बड़ जो लिम्फ नोड में चल रही है, टेस्टिस से शायद कुछ चीज है जो लिम्फ नोड में आ गई है, बट वो क्या गड़बड़ हुई है वो आपको बैकग्राउंड से पता लगेगा। बैकग्राउंड अगर आप देखो तो आपको कुछ ऐसे स्ट्राइप्स दिखाई दे रही हैं। स्ट्राइप्स का मतलब आपको डार्क एरियाज, लाइट एरियाज, डार्क एरियाज, लाइट एरियाज, जस्ट लाइक अ टाइगर। सो इसे बोला जाता है डार्क लाइट टिग्रोइड बैकग्राउंड। तो जैसे ही टिग्रोइड बैकग्राउंड बोला जाएगा एग्जाम में, आपके दिमाग में कौन से ट्यूमर्स आएंगे? जर्म सेल ट्यूमर्स, और सबसे ज्यादा चांसेस हैं सेमिनोमा पूछे जाने के। तो वंस अगेन ये डाउट मत रखना कि ये एफएनएसी टेस्टिस से की गई है, टेस्टिस के साथ में जो लिम्फ नोड एनलार्ज हुआ था ये वहां से की गई है। टेक होम मैसेज, टिग्रोइड बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में डार्क लाइट वाली स्ट्राइप्स आएंगी, आप कौन सा ट्यूमर सोचोगे? जर्म सेल ट्यूमर्स। आमतौर पे सबसे कॉमन वाला जो आता है दैट इज सेमिनोमा। Testis and testicular tumors are done. The next organ that we go on to quickly is going to be prostate cancer, जिसमें सर्जरी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बट आई वांट यू टू नो कि ग्लीजन स्कोरिंग होती है एंड दिस इज ओनली अगेन इंपॉर्टेंट फॉर INICET एस्पिरेंट्स। FMG स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना जानना है कि ग्लीजन स्कोरिंग की कौन से ऑर्गन और कैंसर के लिए जाती है, इट इज फॉर प्रोस्टेट कैंसर। पर ग्लीजन स्कोरिंग करते कैसे हैं ये नीट PG और INICET स्टूडेंट्स के लिए, FMG कैन स्किप। ग्लीजन स्कोरिंग 3 चीजें जाननी है। सबसे पहले पैटर्न, उसके बाद जानते हैं स्कोर, उसके बाद जानते हैं ग्रेड। एग्जाम में जाके आगे पीछे मत करना, एंड फॉर दैट आई विल मेक यू लर्न। तो अगर आप मेरे साथ ये याद कर रहे हो, मेरे साथ ग्रुप बना के ये ग्लीजन स्कोरिंग याद कर रहे हो, तो हम अपने ग्रुप का नाम रखते हैं प्रीति शर्मा ग्रुप। तो मतलब सबसे पहले PSG प्रीति शर्मा ग्रुप, सबसे पहले पैटर्न, उसके बाद स्कोर, उसके बाद ग्रेड, आगे पीछे नहीं करना। तो अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न कितने टाइप्स का होता है? पैटर्न होता है 5 टाइप्स का। आई कैन सी 1 2 3 4 5। लिखने से पहले अगर ग्लैंड्स, जैसे कि ये एक ग्लैंड बनाया और उसके बगल में एक और ग्लैंड बनाया जो बिल्कुल उससे चिपका हुआ है, उसके साथ एक और ग्लैंड बनाया जो बिल्कुल चिपका हुआ है, मतलब जो ग्लैंड्स हैं वो बहुत छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये पैटर्न 1 हो जाएगा। अगर ग्लैंड्स के बीच में थोड़ी सी जगह दिख रही है तो पैटर्न 2, और थोड़ी ज्यादा जगह दिख रही है तो पैटर्न 3। तो पहले सबसे पहले मेरे साथ ये ड्रॉ कर लो या फिर ये इमेजिन कर लो, ग्लैंड्स चिपके हुए हैं तो पैटर्न 1, थोड़ी सी जगह है पैटर्न 2, बहुत ज्यादा जगह है पैटर्न 3। तो अगर चिपके हुए हैं तो ये हो गया पैटर्न 1। अब थोड़ा सा मैम जैसे ये ग्लैंड है, फिर थोड़ी सी जगह के बाद एक और ग्लैंड है, थोड़ी सी जगह के बाद एक और ग्लैंड है, तो अब ये बन जाएगा कि देयर इज स्पेस बिटवीन द ग्लैंड्स। अब ये हो गया पैटर्न नंबर 2। पर अगर एक ग्लैंड यहाँ पे है और दूसरा इतनी सारी जगह के बाद फिर एक यहाँ पे है, फिर एक और जगह के बाद, तो अगर इतनी सारी जगह बन रही है, अगर डिस्टिंक्ट जगह बन रही है, तो वो बन जाएगा पैटर्न 3। तो ऐसे वर्ड्स में याद करने से अच्छा ड्रॉ कर लो, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3, 3 पैटर्न तो याद हो गए। पैटर्न 4 में क्या आता है? पैटर्न 4 में 2 चीजें आती हैं, क्रिब्रीफॉर्म पैटर्न एंड हाइपरनेफ्रॉइड। कैसे याद करें? पहले तो आज से क्रिब्रीफॉर्म को आप लिखोगे क्रिब्री4M, क्योंकि 4 आपको बताएगा कि ये पैटर्न नंबर 4 है, और हाइपरनेफ्रॉइड को आप लिखोगे हाइपरनेफ्रोइड, क्योंकि ये भी आपको बताएगा कि ये पैटर्न नंबर 4 है। तो क्रिब्रीफॉर्म की कई बार फोटो भी आती है। क्रिब्रीफॉर्म का सिंपल वर्ड्स में हिंदी में क्रिब्रीफॉर्म क्या होता है? क्रिब्रीफॉर्म मतलब छन्नी, जिससे आप सीव, छन्नी जिससे आप चाय छन्नी से चाय निकालते हो ना, सेम वो छन्नी। तो छन्नी कैसी दिखाई देती है? उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो जब होल्स होंगे उससे बोला जाएगा छन्नी वाला पैटर्न, क्रिब्रीफॉर्म पैटर्न। तो देखो इस ग्लैंड के अंदर क्या है, ऐसे छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सीव या छन्नी की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसे बोला जाएगा क्रिब्री4M पैटर्न। एक और चीज होती है हाइपरनेफ्रोइड पैटर्न। तो ये दोनों आएंगे तो आप लिखा जाएगा, तो आप बोलोगे पैटर्न नंबर 4। पैटर्न नंबर 5 क्या होता है? इसमें 2 चीजें आती हैं। ग्लैंड्स तो छोड़ो, अब सारे सेल बिखर चुके हैं, अब सारे जो सेल्स थे वो अलग अलग अलग
ग्लैंड बना ही नहीं, सेल आपस में जुड़े ही नहीं, बिल्कुल फैल चुके हैं, बिखर चुके हैं। सिंगल सेल आया तो पैटर्न 5 बन जाएगा। साथ में कोमेडोनेक्रोसिस, सेल डेथ होने लग गई तो फिर तो सबसे बुरा पैटर्न हुआ ना, पैटर्न 5। कोमेडोनेक्रोसिस का क्या मतलब होता है, कोमेडॉन का क्या मतलब होता है इन डर्मेटोलॉजी? कोमेडॉन का मतलब एक्ने। आई एम श्योर सबने एक्ने कभी ना कभी फोड़ा है जिसके अंदर से एक गंदा सा मटीरियल निकल के आता है। तो सेम वे यहाँ पे कोमेडोनेक्रोसिस का मतलब कि अगर ये ग्लैंड है तो इसके अंदर कुछ ऐसा गंदा सा एक टिश्यू है जो फंसा हुआ है। देखो यहाँ पे कुछ गंदा मटीरियल फंसा हुआ है जो कि एक्चुअली नेक्रोटिक मटीरियल है। तो कोमेडोनेक्रोसिस कौन सा पैटर्न हो जाएगा, पैटर्न 5। क्विक 10 सेकेंड रिविजन। पैटर्न नंबर 1 ग्लैंड जुड़े हुए हैं, पैटर्न नंबर 2 थोड़ी सी जगह, पैटर्न नंबर 3 बहुत सी जगह, पैटर्न नंबर 4 में आ जाएगा क्रिबरी फोरम एंड हाइपरनेफ्रोइड, एंड सिंगल सेल्स होंगे या नेक्रोसिस होगी तो पैटर्न 5। हमने पैटर्न सक्सेसफुली पढ़ लिया। पैटर्न के बाद प्रीति शर्मा ग्रुप, पैटर्न के बाद अगली चीज क्या निकालनी है, कैलकुलेट करना है स्कोर। कैसे करें स्कोर कैलकुलेट? किसी भी चीज का स्कोर कैलकुलेट करना होता है तो आपको एडिशन करनी है, सिंपल ऐड कर देनी है दो चीजों को। तो चलो मान लेते हैं एक पैथोलॉजिस्ट ने बोला कि ये एक स्लाइड है, इस स्लाइड को देखते समय ज्यादातर जो 80% स्लाइड थी उसमें मुझे एक तरीके का सेल दिखाई दिए, बाकी जो 20% स्लाइड थी मुझे उसमें दूसरे तरीके के सेल दिखाई दिए। तो टोटल क्या होगा? तो आप कहोगे ठीक है, जो आपको मेजॉरिटी दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी पैटर्न, जो आपको कम दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पैटर्न। सो फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जामिनर ने बोला कि 80% जो स्लाइड थी उसमें मुझे दिख रहा था पैटर्न नंबर 4 और 20% स्लाइड में मुझे दिख रहा था पैटर्न नंबर 5। तो आप कहोगे ठीक है, आप 4 और 5 को मिक्स कर दो, मतलब ये आपका प्राइमरी पैटर्न क्योंकि ये ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये आपका सेकेंडरी पैटर्न क्योंकि ये कम दिखाई दे रहा है। तो स्कोर कैसे कैलकुलेट करोगे? प्राइमरी और सेकेंडरी को ऐड कर दोगे, सिंपल एडिशन करनी है। तो 4 + 5 मतलब स्कोर क्या निकल के आएगा, 9। बट अगर पैथोलॉजिस्ट ने कहा कि स्लाइड को इस एंड से इस एंड तक देखने तक मुझे 100% एक ही प्रकार के सेल्स दिखाई दिए, मुझे कोई प्राइमरी और सेकेंडरी पैटर्न दिख ही नहीं रहा है, तो मतलब इफ ओनली वन पैटर्न इज सीन तो वो पूरा पैटर्न हो जाएगा प्राइमरी। अब स्कोर कैसे बनाए मैम, दो चीजें तो है ही नहीं जोड़ने के लिए, तो एक ही चीज को 2 बार लिख दो। अगर एग्जामिनर ने बोला 100% स्लाइड में मुझे सिर्फ पैटर्न 4 ही दिखाई दे रहा है, अब क्या करो? तो आई से ठीक है, आप 4 + 4 कर दो, स्कोर बन जाएगा 8। तो सिंपल, अगर 2 पैटर्न थे तो ऐड कर देना, अगर एक ही मिला तो एक को 2 बार लिख देना, बात खत्म। बट एम्स में पूछा गया था अगर 3 पैटर्न्स हुए तो अब क्या करोगे? मतलब लेट्स अज्यूम आपको 80% स्लाइड में आपको दिखा था पैटर्न 3, 15% स्लाइड में आपको दिखा पैटर्न 4 और 5% जो बचा था उसमें दिखा पैटर्न 5। अब 3 है, ऐड आप हमेशा 2 ही कर सकते हो, तो क्या करें? तो अगर एक प्राइमरी पैटर्न है और सेकेंडरी पैटर्न है और टर्शियरी पैटर्न है तो प्राइमरी तो रखना पड़ेगा, उसे तो रखो, एंड इन दोनों में से जो भी हायर नंबर है, सो प्राइमरी प्लस इन दोनों में से जो भी हायर पैटर्न है आप उसे रख लो। तो फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी पैटर्न था 3, तो 3 तो मुझे रखना पड़ा। इन दोनों में से हायर नंबर कहाँ जा रहा है? हायर नंबर ये 5 है, तो इन दोनों में से मैं 5 ले लेती हूँ, तो अब स्कोर क्या बन गया? 8। सो सिंपल, 2 पैटर्न्स हैं तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, ऐड करो। 1 है तो उसे डबल कर दो, पर 3 है तो पहले के साथ आप उन दोनों में से हायर वाला नंबर लो। द स्कोर इज ऑल्सो डन। पैटर्न हो गया, स्कोर हो गया। प्रीति शर्मा ग्रुप, एंड में क्या निकालना है? ग्रेडिंग। कैसे होती है ग्रेडिंग? सो प्लीज नोट, जो आपको स्कोर मिला है अब उसके बेसिस पे ग्रेड डिसाइड होगा। एनी नंबर अप टिल 6, मतलब स्कोर अगर 2 से 6 के बीच में कुछ भी आया तो हमेशा वो ग्रेड 1 हो जाएगा। अगर स्कोर 7 आया तो आपको एग्जामिनर से पूछना है 7 आया कैसे? ये 3 + 4 करके 7 आया या 4 + 3? मतलब एक आम जनता के लिए तो 3 + 4 और 4 + 3 सेम बात होती है, बट हमें समझ में यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर 3 + 4 था तो प्राइमरी पैटर्न अधिकतर 3 रहा होगा, और अगर 4 + 3 था तो अधिकतर 4 रहा होगा। तो हमारे लिए 3 + 4 और 4 + 3 के मायने मरीज के लिए और पैथोलॉजिस्ट के लिए अलग हो जाते हैं। तो अगर 3 + 4 से 7 आया तो ये ग्रेड 2 बन गया, बट यदि यही 4 + 3 से 7 आया तो ये ग्रेड 3 बन गया। अगर 8 आया तो ग्रेड 4, 9 और 10 आया तो ग्रेड 5। एक बार दोबारा लिख लेते हैं जल्दी से। 6 तक कुछ भी स्कोर आया तो 1, 7 और 7 आया तो मुझे पूछना है ये 3 + 4 7 आया या 4 + 3? 3 + 4 आया तो ग्रेड 2, 4 + 3 आया तो ग्रेड 3, 8 आया तो ग्रेड 4
और 9 and 10 आया तो ग्रेड 5। एंड ये खत्म हुआ हमारा पैटर्न, स्कोर एंड ग्रेडिंग। क्वेश्चन सॉल्व करे बिना ये कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सॉल्व वन क्वेश्चन विद मी। 69-year-old male on examination shows a hard irregular nodule in prostate, PSA लेवल 100 के ऊपर पहुंचे हुए हैं। कैंसर का शक तो नहीं रहा, कैंसर तो है, साथ में बायोप्सी पे इन्होंने कहा है ट्यूमर सेल्स मिल गए। आपको निकालना है ग्लीसन ग्रेड। सो एग्जाम में जाते ही पहले PSG के बारे में सोचना, फिर अब पैटर्न ढूंढना शुरू करो। ट्यूमर सेल्स विदाउट एनी ग्लैंडुलर पैटर्न, विदाउट मतलब ग्लैंड है ही नहीं, सेल्स फैल चुके हैं, वो क्या पैटर्न होता है? प्राइमरी पैटर्न इज सिंगल सेल, सिंगल सेल मतलब 5। 10% of the tumor also shows cribriform pattern, cribriform 10% of the tumor मतलब सेकेंडरी पैटर्न क्या है? cribriform 4। पैटर्न मुझे 2 मिल चुके हैं, स्कोर क्या बनाए? 4 + 5 कर दो मैम, स्कोर बन गया 9। एंड अगर 9 का स्कोर देखो तो कौन सा ग्रेड बनता है? ग्रेड बन गया 5। ग्रेड पूछा गया था, ग्रेड मार्क कर दिया। एक और क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द एम्स एग्जाम, तो कुछ तो टेढ़ा रहा होगा। प्रोस्टेट बायोप्सी पे एडिनोकार्सिनोमा प्रूव हो गया, मतलब अब ग्लीसन करना है तो वही PSG की कहानी स्टार्ट करो। लेट्स से प्रिडोमिनेंटली द सेल्स आर प्रेजेंट इन क्रिब्रीफॉर्म पैटर्न। प्रिडोमिनेंटली मतलब प्राइमरी पैटर्न क्या है? प्राइमरी पैटर्न है क्रिब्रीफोरम मतलब 4, फॉलोड बाय क्राउडेड पैटर्न बट सेपरेट ग्लैंड। सेकेंडरी पैटर्न क्या है? क्राउडेड बट थोड़ा सा सेपरेट। वो क्या था कि साथ साथ होने के बाद थोड़ी सी जगह बन गई, स्लाइटली सेपरेट, मतलब ये बन जाएगा पैटर्न नंबर 2। एंड अ माइनर कॉम्पोनेंट 5% ऑफ सिंगल सेल्स, मतलब इसमें एक तीसरा पैटर्न भी था। सिंगल सेल्स मतलब क्या होता है? सिंगल सेल्स होता है पैटर्न नंबर 5। अब बताओ अगर 3 पैटर्न्स हैं तो इसमें से मैम आपने कहा था प्राइमरी वाला तो रखना ही पड़ेगा 4, और इन दोनों में से जो नंबर ज्यादा होगा वो रख लेंगे, दैट इज 5। तो स्कोर क्या बना? 4 + 5 9। 9 का ग्रेड क्या आता है? 9 का ग्रेड आता है ग्रेड 5, विच इज द आंसर ओवर हियर। सो दिस इज हाउ इन द एग्जाम यू आर सपोज टू कैलकुलेट ग्लीसन। You always go as PSG. Well, on that note, done with male genital tract. Female male genital tract हमेशा साथ साथ RR में पढ़ लेना ताकि you are able to finish off all the overlapping topics also.